अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्दाना शाह अपने नए व्लॉग के साथ। इलेक्शन के बाद रोजाना सियासत में कोई ना कोई नई तब्दीली हो रही है। जैसे कि आपने देख कल जो है 3 अहम लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें सबसे अहम तरीन इस्तीफा था जनाब जहांगीर तरीन साहब का। जहांगीर तरीन साहब का इस्तीफे की वजूहात कुछ भी हो, लेकिन ये समझ में आता है कि उनकी अपनी पार्टी में उनके जराये का ये कहना है कि उनके साथ के जो अलीम खान साहब जीत गए और वो हार गए, तो इस वजह से वो दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हम इस पर अभी कोई हतमी राय नहीं दे सकते कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इस्तीफा दिया। लेकिन एक बात जरूर याद आई उनके इस्तीफे के बाद कि जब इमरान खान साहब को बताया गया था कि जहांगीर तरीन साहब ने और अलीम खान साहब ने पार्टी बना ली है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था कि देखते हैं कितने दिन चलती है। तो उनके बाद ये बात भी उनकी इमरान खान साहब की सही साबित हुई। दूसरी ताजा तरीन इतला यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है हुकूमत बनाने और उसमें बैठने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम वजीर आजम के इंतखाब में वोट तो डालेंगे, लेकिन ना हम कोई वजारतें लेंगे और ना ही हम किसी भी तरह से हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, हम सिर्फ अपोजिशन में बैठेंगे। ये लगता ही है कि ये पोजीशन बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे कि राजा रियाज साहब की पोजीशन थी। वोट तो डाला लेकिन हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बने और अपोजिशन भी बन गए। ये वो अपोजिशन होगी जो आप हुकूमत के किसी भी काम पर कोई तनकीद नहीं कर सकेगी। अब नजर ये आ रहा है कि अगर इस तरह से इलाक होकर मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत बन जाती है तो फिर पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं तो वो पोजीशन में बैठेंगे। और पीटीआई में भी 2 तरह के इस वक्त आए हैं। जो यंग ब्लड है उनका ये कहना है कि अपोजिशन में बैठा जाए और जो सीनियर सियासतदान है उनका ये कहना है कि किसी न किसी तरह कोशिश करके ये हुकूमत बनाई जाए। अब पीटीआई अपने किस फैसले पर पहुंचती है, लेकिन ये बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के बाद तय हो गई कि हुकूमत जो है नवाज शरीफ साहब को मिल रही है, मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, जिसकी बहुत एक लवली सी अपोजिशन होगी पीपल्स पार्टी की सूरत में कि वो हुकूमत के किसी भी काम पर मेरे ख्याल में तनकीद नहीं करेगी। लेकिन बिलावल साहब के दूसरे बयान ने जो है वो फिर हमें खुद ही जवाब दे दिया कि उन्होंने कहा कि आईनी ओहदे जो है वो हमारा हक है। चेयरमैन सेनेट और उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली का देखना चाहेंगे पोजीशन बनने के बाद, और उसके बाद सदारती उम्मीदवार भी उन्हीं का होगा, जिसमें उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का नाम उन्होंने लिया। तो अब समझ में आता है कि ये एक नए तर्ज की पीडीएम स्टाइल में हुकूमत बनेगी, जिसमें नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, हुकूमत उनके पास होगी, सदर जरदारी साहब होंगे। हो सकता है कि स्पीकर कौमी असेंबली तो नवाज शरीफ ही लें और लेकिन सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास आ जाए। मतलब ये कहते हैं कि भानमती का कुनबा जमा होगा और हमारे इस मुल्क के तकदीर के फैसले ये लोग मिलकर करेंगे। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान की किस्मत में क्या है। आपके ऊपर 3 महीने बाद IMF तलवार जो है वो आपके सर पे लटक रही है, उससे ये नई आने वाली हुकूमत किस तरह से निपटती है हमें ये भी देखना होगा। सूरत हाल चाहे कुछ भी हो, हुकूमत कोई भी बनाए, हुक्मरान कोई भी बने, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए और इस मुल्क की अवाम के लिए, वो ये नजर आ रही है कि हमें इस वक्त मफाहमत की सियासत को तर्क कर जो इस वक्त मफाहमत की सियासत हो रही है कि आप अपने पसंदीदा लोगों को जिनके हुकूमत के दौर में आप जिनकी बुराइयों को गिनाते थे, जिनके कामों पे आप तनकीद करते थे, आज आप उनकी हुकूमत बनाने में उनका साथ दे रहे हैं, उनका किरदार अदा कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह वो आपकी सियासत को डैमेज जरूर करेगा। होना तो यही चाहिए था कि पीपल्स पार्टी जैसी जीरक और सियासी पार्टी, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की मेरे ही अपनी राय में वाहिद पोलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी है, जिसमें बहुत ही संजीदा सियासतदान मौजूद हैं जिनके फैसले हम गुज़िश्ता अदवार भी देख चुके हैं। और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि उन सियासतदानों को भाई में मुशावरत के साथ अपनी पार्टी क़यादत से कहना चाहिए कि वो वोट डालने में भी हिस्सेदार ना बने, क्योंकि जिस तरह से अभी 1.5 साल की हुकूमत गुजरी है PDM की, जहाँ हालांकि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उस हुकूमत का हिस्सा जरूर थी। उनके अरकान जो है उस वजारत के मजे ले रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद वजारत खारजा के ओहदे पर फाइज थे और इसके जरिए उनके कम अज कम ये तो हुआ, कुछ ना हुआ, ये तो हुआ कि उनकी इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस, इंटरनेशनल लोगों से मिलना मिलाना और उसके बाद सिफारतकारी के तरह रूमूज से वो वाकिफ हुए। ये ऐसा इक़दाम था, ये अच्छा मौका था कि उनको 1.5 साल इस तरह की ट्रेनिंग हो अगर उन्हें मुस्तकबिल में वजीर आजम बनना है। वो जो सिनारियो था जिसमें रिजिम चेंज की जब कहानी थी, तो वो उस वक्त समझ में आता था कि आप किसी भी तरह से सिर्फ इमरान खान साहब को हटाना मकसूद था। अभी सूरत हाल ये कि इलेक्शन हुए हैं, अब जो नुमाइंदगान को मुंतखब किया गया है वो अवाम ने मुंतखब किया। अब जो अवाम में बैठेंगे, जो असम्बली में बैठेंगे, वो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होंगे, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। तो क्या वो नुमाइंदे जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो उस वोट का हक अदा कर सकेंगे? क्या वो लोग जो जबरदस्ती की हुकूमत को हासिल कर रहे हैं वो अपना हक अदा कर सकेंगे? क्या हुकूमत की गवर्नेंस को बेहतर कर सकेंगे? क्या अवाम को भूख, बेरोजगारी और दूसरी दीगर मसाइल से निजात दिला सकेंगे? मैं समझती हूँ कि नहीं, क्योंकि PDM की हुकूमत आने से पहले भी नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के ये बयानात थे और उसके बाद सोने पे सुहागा इसाक डार साहब को उन्होंने जो वजीर खजाना के तौर पर लेकर आए, जो हमेशा एक नाकाम तरीन वजीर खजाना रहे हैं, उनको जो लेकर आए तो उसने हुकूमत की कमर को मजीद तोड़ दिया और मुल्क के ऊपर मईशत का बोझ बढ़ा दिया। अब अगर मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो मुझे नजर नहीं आता कि उनके पास कोई भी माशी पॉलिसी मौजूद हो। गुज़िश्ता बार में भी हम उनके देख चुके हैं कि वो सिवाय जो जोर देते हैं मोटरवेज और सड़कें और रोड बनाने पर, बिलाशुबा ज़राए नक्लो हमल की तरक्की जो है वो मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन मईशत उससे नहीं संभलती है। उनके प्रीवियस आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें कोई भी बेसिक एजेंडा मईशत की बहाली का मुझे नजर नहीं आता। तो अब हम या आप ये समझते हैं कि अगर वो नवाज शरीफ साहब दोबारा से चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे तो क्या वो अब यह अदा कर सकेंगे, मईशत की बहाली कर सकेंगे? मेरे ख्याल में ये मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन बहर क्या देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस इलेक्शन के हवाले से मैं एक अहम बात करना चाहती हूँ कि हमने गुज़िश्ता काफी इलेक्शंस को हमने अटेंड किया है और उसको देखा है, उसको हमने कवर किया है। इस इलेक्शन में जो एक चीज हमें नजर आई है वो ये नजर आई है कि शायद गुज़िश्ता इलेक्शन में मेरे सीनियर्स भी इससे इत्तेफाक करें कि गुज़िश्ता इलेक्शंस में फॉर्म 45 हर कैंडिडेट के पास नहीं होता था। इस दफा हर कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जितनी भी पटिशंस दायर हुई है वो पाकिस्तान के तारीख के इलेक्शंस में कभी भी नहीं हुई। नियर अबाउट 40 प्लस पटिशन सिर्फ कराची में जो सारी पीटीआई की है और एक जमात इस्लामी की पटिशन है जिसमें जमात इस्लामी ने पीटीआई के खिलाफ पटिशन को दायर किया है। अब इन पटिशंस का क्या नतीजा निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, ये डेफिनेटली अदालती कार्रवाई के बाद पता चलेगा। हम इसके ऊपर अपनी कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन ये बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में अपनी नौयत के एक अलहदा से इलेक्शन थे, एक अनोखे इलेक्शन थे और वो इस हवाले से इलेक्शन अलग से थे कि ये किसी सियासी पार्टी के नाम पर वोट नहीं डाला, ये किसी मंशूर के नाम पर वोट नहीं डाला, ये किसी एजेंडे के नाम पर वोट नहीं डाला। ये वोट डाला तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट डाला। कराची से लेकर कश्मीर तक जो आवाम निकली बाहर वो सिर्फ इमरान खान के नाम पर निकली है। आप चाहे कितनी हक़ाइक़ को तब्दील करना चाहें, आप कितने ही चाहे अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाना चाहे, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। आप इस बार तो जरूर कर लेंगे कि आप अपने फैसलों में तब्दीली करके उस वोट बैंक को कम दिखाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे ये नजर आता है कि अगली बार इससे ज्यादा जो है फतह तहरीक इंसाफ के नसीब में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे फिर मिलूंगी अपने नए व्लॉग के साथ। इजाजत दीजिए, दुर्दाना शाह।